गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज है 26 अप्रैल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 शिफ्ट टू सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आरआरबी एनटीपीसी है, इसके जो फॉर्म फिलअप हुए थे आज से कुछ 1.5 ईयर पहले फिलअप हुए थे। तो इसका जब भी एग्जाम होगा तो जो इसका सीबीटी 2 होगा, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो आप जो सीबीटी 2 है उसकी प्रिपरेशन अभी से चालू कर दें। ऐसा नहीं है कि आप सीबीटी 1 के भरोसे बैठे रहें, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलने वाला है अगर आरआरबी एनटीपीसी होता है तो इसलिए मैं जितने भी सीबीटी 2 के जो एग्जाम हुए हैं 2016 में आरआरबी एनटीपीसी के, तो मैं इस चैनल पे वो सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है, मैंने रेलवे की वेबसाइट से लिया है। तो इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन है जिनमें फॉन्ट है जो बहुत मीडियम है, तो मैं उसको पढ़ के आपको बता दूंगा एक बार, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी। मैथ का क्वेश्चन है फर्स्ट। रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी। 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50% बढ़ जाता है, ठीक है। यदि पहले और दूसरे मालिक को क्रमशः 10% और 30% लाभ मिलता है तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रितेश नाम का एक बंदा है, उसने एक बाइक खरीदी है। तो उसने बाइक खरीद के किसी दूसरे बंदे को दे दी, उस दूसरे बंदे ने तीसरे को दे दी, ठीक है। ऐसे ही जो दो बंदों का लाभ दे रखा है उसने 10% और 30%, ठीक है, और टोटल लाभ दे रखा है 50%। तो बोल रहा है तीसरे मालिक द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। देखो सक्सेसिव कैसे लगाना है, पहले दो बंदों का सक्सेसिव लगाते हैं, 10 + 30, ठीक है, प्लस 10 × 30 बटा 100, ठीक है। तो 10 और 30 40, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया 43। इसका कितना आ गया, टोटल लाभ कितना आ गया दो बंदों का 43%, ठीक है। मान लो तीसरे बंदे का लाभ x है, तो तीसरे बंदे के लिए सक्सेसिव लगाएंगे 30 + x, ठीक है, प्लस 30 × x बटा 100, और टोटल जो लाभ दिया कितना दिया है 50 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 43 प्लस, इसको इधर ले जाएंगे, 43 + x प्लस 43x बटा 100 बराबर 50। क्या इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये ऊपर होगा 143x, तो x बराबर आ जाएगा 700 बटा 143, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन से देख सकते हैं, तो 14 × 5 = 70, 5 बार, ठीक है, थोड़ा थोड़ा 5, 14 × 5 = 70 होता है ना, तो 5 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो 5 के आसपास एक ही आंसर है 4.9%, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.9%, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चन था ये। तो आप लेवल देख सकते हैं कैसा लेवल था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से है, ठीक है। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, ठीक है, खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजे को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है, और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, देखो इसमें क्या बोला है, खिड़की को दरवाजा कहा जा रहा है, दरवाजे को फर्श कहा जा रहा है, फर्श को छत कहा जा रहा है, और छत को वेंटिलेटर कहा जा रहा है। तो बोल रहा है कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा। तो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा हो सकता है दोस्तों, इन सभी में से फर्श पर खड़ा हो सकता है, लेकिन फर्श को तो इसने क्या बोल दिया, छत बोल दिया ना, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा, फर्श को उसने क्या बोल दिया, छत बोल दिया।
तो वो बोल रहे कहाँ पर खड़ा होगा, तो छत पर फर्श पर खड़ा होगा, सॉरी छत पर खड़ा होगा, क्योंकि फर्श को छत बोल दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा छत। ठीक है, ये आंसर भी है, ग्रीन कलर टिक हो रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों जीके से है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह साधारण ब्याज दर ज्ञात करें जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। तो क्या ज्ञात करनी है? रेट ज्ञात करनी है। टाइम दिया है 10 वर्ष, और कितनी हो रही है? 5 गुनी हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको सोल्व करने का एक ही तरीका होता है कि देखो कितना दिया है इसने, 5 वर्ष दिया है, तो n-1 अपॉन टाइम इंटू 100, अपॉन टाइम इंटू 100 कर दो। तो n कितना है? 5, 5 में से गया 4, टाइम कितना है? 10 इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 40%। ठीक है, तो रेट कितनी आ जाएगी? रेट परसेंट बराबर आ जाएगी 40%, तो आपका आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, बाकी ऐसे भी कर सकते हो। मान लो हमारा प्रिंसिपल 1 है, ठीक है, तो कितना हो रहा है? 10 वर्ष में 5 गुना हो रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा ना। और इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, 100 गुना ब्याज अपॉन मूलधन इंटू समय। समय कितना है आपका? 10 वर्ष है। ठीक है, तो 10 नहीं 10 और 40%। ठीक है, बाकी वो आपका इजी फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जितना गुना दे रखा है बटा टाइम इंटू 100। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है आज, करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 5 नंबर है, एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए जो है एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है। इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ए जो है एक काम का 2/5 भाग, कितना? 2/5 भाग x दिनों में कर रहा है। ठीक है, और तो एक काम का 2/5 भाग कर रहा है, तो रेस्ट कितना रहेगा? टोटल काम दोस्तों 1 होता है, तो रेस्ट भाग कितना रहेगा काम का? 5 में से 2 गया तो 3/5 रह गया। अब बोल रहा है कि और वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। मतलब जो a प्लस बी है ना दोस्तों, वो 6 दिनों में कितना काम कर रहे हैं? शेष काम, मतलब 3/5 भाग कर रहे हैं। 3/5 भाग 6 दिनों में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितना दिनों में करेंगे? a प्लस बी पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? एक काम। तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे, मतलब 10 दिनों में करेंगे। ठीक है, देखो 3/5 भाग को 6 दिनों में कर रहे हैं, एक भाग को कितने दिनों में करेंगे? 6/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 10 दिनों में। ठीक है, और बाकी दिया है इसने बी अकेले 100/6 दिन लेता है। बी कितना दिन ले रहा है? 100/6 दिन ले रहा है। टोटल काम निकाल लेंगे। जब ऐसा अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो ऊपर वाले जो नंबर होते हैं, न्यूमरेटर जो होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। 10 नहीं 100, 100 एकम 100, और जो नीचे है उसको ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 100 होता तो एक ही रहता, लेकिन 100 में बटा है, तो बटा में जितना होता है ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से बी, ए की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 6 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10 में से 6 गया तो 4। ठीक है, अब ए जो है टोटल काम को 4 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो इसने बोला एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स कितना? 2/5 भाग है, लेकिन ये एक भाग है, ये एक भाग को 4 दिनों में करता है, तो 2/5 भाग कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा ना।
तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन संख्याओं में से कौन सी 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य कौन सी संख्या है? तो 11 से विभाज्य देखने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? देखो, जो सम ऑफ ऑड डिजिट, ठीक है, और इवन डिजिट का जो अंतर है वो तो या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, 4 3 7, 7 6 13, 13 और 8 21। ठीक है, और ये हो गया 5 3 8, 8 7 15, 15 और 7 22, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें देखो 4 और 4 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21, और 4 6 4 10, 10 5 15 और 2 17, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 9 3 12, 12 और 7 7 19, 19 और 4 23, तो 23 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, मतलब आंसर चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट। मतलब ठीक है, इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 हो, तो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है, 15 प्रेक्षणों का माध्य 14 है। ठीक है, 3 और प्रेक्षणों को शामिल किया जाता है तो माध्य 13 हो जाता है। देखो, 15 जो प्रेक्षण है उनका माध्य कितना है, 14। 15 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 14 है। तो माध्य क्या होता है दोस्तों, एक किस्म का एवरेज ही होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और तीन और प्रेक्षणों को शामिल किया जाता है तो टोटल प्रेक्षण कितने हो जाएंगे, 18। तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्य 13 हो जाता है। तीन और प्रेक्षणों को शामिल किया जाता है तो माध्य कितना हो गया, 13। माध्य कितना कम हो गया, एक कम हो गया, तो टोटल कितने, 18। 18 पे एक कम हो गया ना, जब एवरेज में एक की कमी आती है तो इसका मतलब है कि सभी 18 में एक एक की कमी आई होगी। ठीक है, तो 3 नए प्रेक्षणों का माध्य, तो 3 जो नए प्रेक्षण थे, ठीक है, उनका वैसे तो कितना था, 42 था। उनका जो योग था वैसे कितना पहले कितना था योग, तो जो उनका एवरेज 14 था। ठीक है, तो उनका योग कितना था तीनों का, 42 था। ठीक है, तो लेकिन साथ में ये 18 भी ले गए इनका, ये भी तो ले गए 18। ठीक है, तो 8 और 2 10 और 60। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो इन प्रेक्षणों, तो नए प्रेक्षणों का मत है। ठीक है, सॉरी सॉरी, इसमें माइनस कर देंगे हम। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 में 8 के 4, और 3 में से 1 2। ठीक है, 3 8 24 आ जाएगा। ठीक है, 8, आपका आंसर आ जाएगा 8। देखो क्या था, 15 जो प्रेक्षण थे उनका औसत 14 था। अब 3 और नए आ गए तो उनका औसत कितना होगा, 13। ठीक है, इसका मतलब है जो 3 जो प्रेक्षण आए हैं, ठीक है, तो 3 जो प्रेक्षण आए हैं, इसका मतलब है 14 14 तो लेके आए ही होंगे, 42। ठीक है, लेकिन वो कितना कम लेके आए हैं साथ में, टोटल जो 18 की कमी हो रही है, 18, क्योंकि एवरेज में एक एक कम हो गया ना, 18 संख्याएं तो 18 में कितना कम होगा, 18 की कमी होगी, तो इसका मतलब वो ज्यादा कितना लेके आई होंगी, कितना ज्यादा लेके आई है, तो एवरेज कितना है तीनों का, 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीके से आपका, किस खिलाड़ी को
एमसीसी लॉर्ड्स की मानद सदस्यता प्रदान की गई। तो उस समय का करंट अफेयर्स था ये। उस समय दी गई थी सौरव गांगुली को। ठीक है। अभी आपको पता है सौरव गांगुली के बाद किसको दी गई है? राहुल द्रविड़ को दी गई है। ठीक है। और सचिन तेंदुलकर को भी दे दी गई है। ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है, ठीक है, तो इसका विचरण क्या होगा? तो दोस्तों विचरण जो होता है ना, वो जितना मानक विचलन होता है, मानक विचलन, ठीक है, सिग्मा, मानक विचलन को सिग्मा बोलते हैं। तो इसका जो विचरण होता है सिग्मा स्क्वायर हो जाता है, मतलब 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। ठीक है। जो विचरण जो होता है वो मानक विचलन का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये वेन डायग्राम से बनेगा आपका क्वेश्चन। किसी शहर के कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाओं अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में कम से कम एक भाषा आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, 800 को हिंदी आती है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है तथा केवल 100 को तीनों भाषाएं आती हैं। ठीक है। तो कितना को तीनों में से एक ही भाषा नहीं आती? ठीक है। तो 3 लैंग्वेज है। वेन डायग्राम आपने सोल्व किया होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बन गया। ठीक है। मान लो ये मेरी कौन सी भाषा है? इंग्लिश है। ये तेलुगु है। ये हिंदी है। ठीक है। अब बोल रहा है कि 2400 को इंग्लिश आती है, तो मैं यहाँ पे 2400 लिख लेता हूँ, बाहर लिख लेता हूँ 2400, टोटल 2400 को इंग्लिश आती है। ठीक है। 1700 को तेलुगु आती है, टोटल 1700 को तेलुगु आती है, और 800 को हिंदी आती है, टोटल 800 को हिंदी आती है। ठीक है। अब बोल रहा है कि 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, इंग्लिश और तेलुगु। तो ये इंग्लिश और तेलुगु वाला बैच है। ठीक है। ये जो बोला है इंग्लिश और तेलुगु, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1000। ठीक है। इसके बीच में है ये 1000, छोटा बन गया इसलिए। 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, तो ये इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 500। ठीक है। ये 500 है। और क्या बोल रहा है? 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, तेलुगु और हिंदी कितने को आती है? 300 को। ठीक है। तथा केवल 100 को तीनों भाषाएं आती हैं। तो तीनों भाषाएं ये वाली बीच वाला जो बोला है 100 है। तो तीनों भाषाएं कितनों को आती हैं? तो देखो तीनों भाषाएं होगी ना, ये इधर से इंग्लिश भी होगी, तेलुगु भी होगी, हिंदी भी होगी। ठीक है। तो 100 को कितनी भाषाएं आती हैं? तीनों भाषाएं। तो बोला कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती? तो कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती? तो ये आंसर तो बहुत ईजी है दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसको एक भी भाषा नहीं आती, सभी को सभी भाषाएं आ रही है ना। तो इसका आंसर तो 0 है। ये तो ईजी था बहुत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इसके 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों वेन डायग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है क्या लिखा है? कितनों को केवल हिंदी आती है? कितनों को केवल हिंदी आती है? तो हिंदी देखो कितनों को आती है केवल हिंदी। हाँ बाकी है ये। ठीक है। ये रहा। तो हिंदी ये रहा दोस्तों, कितनों को केवल हिंदी आती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले अपन ये निकाल लेते हैं हिंदी कितनों को आती है केवल। देखो 500 3 800। ठीक है। 800 में से 100 गया, तो देखो केवल हिंदी निकालना है ना, क्या करना है? हिंदी वाले पोर्शन को जोड़ लेना है। ये दोनों 500 और 3 800, और 800 में से तीनों भाषाएं आती हैं जिसको, वो माइनस कर देना है, तो 700। तो देखो, तो 700 तो ये यहीं पे हो गया खत्म। तो टोटल 800 था, तो हिंदी कितनों को आएगी? 100 को आएगी। ऐसे ही अगर ओनली पूछता इंग्लिश कितनों को आती है, तो 1000 और 500 कितना हो गया? 1500। 1000 और 500 1500, 1500 में से 100 गया तो 1400। तो 2400 में से 1400 घटेंगे तो 1000 इनको आ जाएगी। ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश कितनों को आएगी? 1000 को। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो तेलुगु है, तेलुगु कितनों को आएगी? 1000, और 1300, 1300 में से 100 घटा देंगे, कितना रह गया? 1200। 1700 में से 1200 घटाएंगे तो 500।
तो केवल हिंदी कितनों को आती है? 100 लोगों को आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था? 3 क्वेश्चन थे इसके। एक तो ना ये बहुत तंग कर रहा है। कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है? तो तीनों में से केवल एक भाषा कितनों को आती है? तो 1600 लोगों को। ठीक है। तीनों में से एक भाषा देखो कैसे आया इसका। अभी मैंने निकाला भी था ये। एक भाषा देखो, 1000 को एक भाषा आती है इंग्लिश, और 500 को एक भाषा ओनली तेलुगु, और 100, 1000, 15 और 100 कितना हो गया? 1600। केवल एक भाषा हो गया ना, 1600 लोगों को आती है। ठीक है। तो एक भाषा कितने लोगों को आती है? 1600 लोगों को आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। सूखी बर्फ, ड्राई आइस क्या है? तो सूखी बर्फ आपको पता है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सॉलिड रूप में, उसको ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, देखिए। ये बोला तीन जोगर्स हैं, स्थान एक्स से स्थान वाई तक दौड़ते हैं। ठीक है। उनकी जो स्पीड है, गति, 10:3, ये रेशो दिया है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 10:3:20, उनकी जो स्पीड है 10:3:20 के अनुपात में। इन जॉगर्स के गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात। ठीक है। देखो, एक्स से वाई तक दौड़ रहे हैं तीनों, एक्स से वाई तक जा रहे हैं तीनों। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। जब डिस्टेंस सेम है दोस्तों, तो डिस्टेंस क्या सेम है? जब डिस्टेंस सेम है, जो स्पीड का रेशो होगा, स्पीड और टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो जो ये स्पीड का रेशो है, तो टाइम का रेशो करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। इसका उल्टा कैसे आएगा? 1/10, 1/3, 1/20। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका रेशो लेंगे, कितना आएगा रेशो? इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? 60 आएगा। तो ये 20 से चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा। ठीक है। तो इसका जो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा? गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात क्या आ जाएगा? 6:20:3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है। देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है। तो सारणी फुटबॉल प्रतियोगिता का परिणाम दर्शाती है। मैच, राउंड रोबिन, प्रत्येक टीम एक दूसरे के खिलाफ एक बार मैच खेलती है। ठीक है। तो 3 टीमें हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको क्या है। 3 टीमें हैं, दिल्ली, बॉम्बे और चेन्नई। ठीक है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई 3 टीमें हैं। तो जो प्रत्येक टीम है ना, वो हर टीम के साथ एक एक मैच खेलती है। तो प्रत्येक टीम कितने मैच खेलेगी? 2, क्योंकि दिल्ली एक मुंबई के साथ खेलेगी, एक चेन्नई के साथ। ऐसे ही मुंबई एक दिल्ली के साथ खेलेगी, एक चेन्नई के साथ। प्रत्येक टीम 2-2 मैच खेल रही है। ठीक है। और इनकी जीत नहीं दी गई है, कितनी जीते हैं कितने हारे हैं, ये हमें पता लगाना है खुद से। ठीक है। अनिर्णित मतलब एक ड्रॉ रहा है, दिल्ली का एक मैच ड्रॉ रहा है। किसके साथ रहा है हमें नहीं पता, ये इन्होंने कितने मैच हारे हैं वो भी नहीं पता। ठीक है। अब ये गोल किए हैं, दिल्ली ने 2 गोल किए हैं और दिल्ली ने 4 गोल खाए हैं। ठीक है। मतलब इसके जो इसको गोल लगे हैं, वो 4 गोल खाए हैं दिल्ली ने। मुंबई ने 3 गोल किए हैं और 7 गोल खाए हैं। चेन्नई ने 2 गोल, चेन्नई ने यहाँ पे गोल किए हैं नहीं पता है हमें कितने किए हैं, लेकिन गोल जो खाए हैं चेन्नई ने 1 बताया। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है क्या पूछा है? मुंबई चेन्नई मैच में मुंबई के पक्ष में क्या स्कोर था? ठीक है। तो मुंबई चेन्नई का जो मैच था, मुंबई के पक्ष में क्या स्कोर था? ठीक है। देखो, मुंबई चेन्नई के मैच में मुंबई के पक्ष में क्या स्कोर था? ठीक है। मुंबई के पक्ष में हमें स्कोर बताना है। देखो, यहाँ पे मुंबई ने कितने गोल किए? 3 गोल किए हैं। ठीक है। और 7 गोल खाए हैं। अगर मुंबई और चेन्नई का मैच होगा, लेकिन चेन्नई ने तो 1 ही गोल खाया है, तो मुंबई कितना 1 गोल कर पाएगी?
एक गोल से ज्यादा तो कर नहीं पाएगी, लेकिन ठीक है, क्योंकि अगर मुंबई और चेन्नई का मैच होगा तो चेन्नई ने तो एक ही गोल खाया है, ठीक है, तो मुंबई ज्यादा से ज्यादा कितना गोल कर पाएगी, एक गोल कर पाएगी ना, मुंबई ज्यादा से ज्यादा एक गोल कर पाएगी। लेकिन मुंबई ने कितने मैच गोल खाए हैं, 7 गोल खाए हैं, मुंबई ने कितने गोल खाए हैं, 7 गोल खाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना दिया है इसने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, मैक्सिमम 5 गोल, चेन्नई मैक्सिमम कितने गोल कर सकता है, 5 गोल कर सकता है, तो यहाँ पे एक 5 के साथ एक ही होगा, ठीक है, तो ये हो गया मुंबई चेन्नई मैच का, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे चेन्नई ने कितने गोल कर दिए अभी, 5 गोल तो अभी कर दिए हैं, ठीक है, किसके खिलाफ, मुंबई के खिलाफ, ठीक है। अब जो इसने जो 2 गोल खाए हैं, किसके खिलाफ खाए होंगे 2 गोल, 2 गोल किसके खिलाफ खाए हैं, दिल्ली के खिलाफ खाए हैं, ठीक है, 2 गोल किसके खिलाफ खाए हैं, दिल्ली के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने गोल, 2 गोल इसके खिलाफ खाए हैं दिल्ली के खिलाफ, मुंबई ने 2 गोल किसके खिलाफ खाए हैं, दिल्ली के खिलाफ, एक गोल इसके खिलाफ खाया है, सॉरी एक गोल इसके खिलाफ किया है, ठीक है, चेन्नई के खिलाफ, और 2 गोल किसके खिलाफ किए हैं, दिल्ली के खिलाफ, मुंबई ने, तो इसके 3 गोल पूरे हो गए। तो इसने कितने गोल किए हैं, 2 गोल, 2 गोल किसके खिलाफ किए होंगे, इसके खिलाफ, अभी तो यहाँ पे 5 किया है, अगर इसको मैं 6 कर देता, आप ये मान सकते हो कि ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, अगर मैं इसको 6 कर दूंगा तो, लेकिन दिल्ली ने तो 2 गोल किए ना, तो दिल्ली 2 गोल किसके खिलाफ करेगा, तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो दिल्ली 2 गोल इसके खिलाफ करेगा, ठीक है, ये 5 गोल इसने कर दिए इसके खिलाफ, 2 गोल दिल्ली ने इसके खिलाफ किए हैं, ठीक है, मुंबई के खिलाफ, ठीक है, और इसने 3 गोल इसमें से एक गोल इसके खिलाफ कर दिया, 2 गोल इसके खिलाफ कर दिए, ठीक है, तो दिल्ली ने 2 गोल किसके खिलाफ खाए हैं, दिल्ली ने 2 गोल किसके खिलाफ, 2 गोल तो इसके खिलाफ खा लिए, तो 2 गोल दिल्ली ने किसके खिलाफ खाएगा, इसके खिलाफ खाएगा, तो इसने चेन्नई ने टोटल कितने गोल किए हैं, 7 गोल किए हैं, चेन्नई ने टोटल कितने गोल किए हैं, 7 गोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हो लेवल क्या है इसका। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं होगा कि एग्जाम कैसा आएगा, तो आप नहीं कर सकते वहां पे एकदम से जाके, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर। चेन्नई ने कितने गोल किए, ठीक है, तो आंसर 7 हमने अभी निकाला ना, चेन्नई ने 7 गोल किए, ठीक है। देखो कितना इजी था, बहुत इजी था। तो ये इजी तो है, लेकिन जब तक आप एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ऐसे ही मैं आपको जितने भी पेपर हुए हैं CBT2 के, सारे मैं इस चैनल पे आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है, आप बेफिक्र होकर रहिए, आप तैयारी कीजिए अपनी। तो मुंबई टीम कितने मैच हारी, ठीक है, मुंबई टीम कितने मैच हारी, ठीक है, अब देखो मुंबई टीम कितने मैच हारी है, तो यहाँ पे देखो मुंबई टीम, ये देखो यहाँ पे मुंबई ने कितने गोल किए थे, तो मुंबई यहाँ पे एक गोल किया, मुंबई ने एक गोल किया था ना यहाँ पे, लेकिन चेन्नई ने 5 गोल किए थे, तो एक एक मैच तो चेन्नई के खिलाफ हार गई, मुंबई एक मैच चेन्नई के खिलाफ हारी है, लेकिन मुंबई का एक मैच किसके साथ हुआ, दिल्ली के साथ, ठीक है, मुंबई का एक मैच दिल्ली के साथ हुआ, ठीक है, एक मैच मुंबई के साथ दिल्ली के साथ हुआ, तो दिल्ली ने 2 गोल इसके खिलाफ किए थे, ठीक है, और 2 गोल इसने इसके खिलाफ किए, तो 2-2, तो ये तो अनिर्णित रहा, ये क्या रहा, ड्रॉ हो गया, ये जो ड्रॉ वाला मैच है यही था, मैंने बोला था ना आपको, ये ड्रॉ हो गया, तो मुंबई तो केवल एक ही मैच हारी है ना, दूसरा मैच तो दिल्ली से ड्रॉ रहा, उसका ड्रॉ क्यों रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 गोल बचे थे, 2 गोल मुंबई ने दिल्ली के खिलाफ किए, लेकिन दिल्ली ने भी 2 गोल इसके खिलाफ किए थे, मुंबई के खिलाफ, तो ये मैच क्या हो गया था, ड्रॉ हो गया था, तो मुंबई 2 मैच खेली थी, एक चेन्नई के खिलाफ जिसमें वो हार गई, लेकिन दूसरा मैच ड्रॉ रहा, तो मुंबई केवल कितना, एक मैच हारी है, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, ये है मोथ इंसेक्ट क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों से वह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो, मतलब मोथ को इंसेक्ट कहा जाता है। मोथ क्या होता है दोस्तों, ये इंग्लिश का वर्ड है, वो क्या आनी चाहिए इसके लिए आपको, मोथ क्या होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, मोथ बोलते हैं कीड़े को, इंसेक्ट, ठीक है, एक टाइप का कीड़ा होता है जो कपड़ों में लग जाता है, ठीक है, तो मोथ को जब इंसेक्ट बोलते हैं, तो माउस का जो सिनोनिम क्या है, ठीक है, सिनोनिम हो गया ना, तो माउस का सिनोनिम क्या होगा, रैट, चूहा, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, माउस का क्या होगा, रोडेंट होगा, ठीक है, रोडेंट, ठीक है, रोडेंट क्या होता है, ये मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों, तो मैं इसको दोबारा सोल्व करा दूंगा क्या है ये। मोथ इंसेक्ट, मोथ तो एक टाइप का कीड़ा होता है, ठीक है, इसका वो कैप तो ठीक है, लेकिन माउस का रोडेंट क्या होता है दोस्तों, ये आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक
ठीक है। नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसको बता दूंगा क्या होता है माउस। ये बेसिकली है सिनोनिम्स ही हैं, क्योंकि ये मोथ मैंने एक कपड़े में लगने वाला एक कीड़ा होता है, ठीक है, इंसेक्ट। तो माउस का इसने आंसर रोडेंट दिया है, ठीक है, ए दिया है। तो आप देखना रोडेंट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन सा है? तो बहुत फेमस है अमेरिका का, टाइगर वुड्स। आप सभी को पता होगा टाइगर वुड्स है, गोल्फर है। और अपने इंडिया का गोल्फर कौन सा है दोस्तों, बहुत फेमस है वो, जीव मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जो थे, हमारे जो एथलीट थे, उनका जो बेटा है जीव मिल्खा सिंह, ठीक है, उनका बेटा क्या है, जीव मिल्खा सिंह। वो हमारा क्या है, हमारे इंडिया का गोल्फर है वो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, तो ये मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर, इसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। मार्स मतलब मंगल ग्रह से एक कोयले के रंग का पत्थर लेके आए थे, नासा लेके आई थी, नासा का अंतरिक्ष यान गया था जो, उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म क्या करता है दोस्तों? प्रिज्म जो होता है क्या करता है, यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित कर देता है, ठीक है। प्रकाश को क्या करता है, उसके मार्ग से अपवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट को 60% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल के साथ मिश्रित किया जाए, ताकि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको क्या लगाना है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3। और दूसरा क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट को 60% पोटेशियम, 30% का है एक, एक 60% का है, और दोनों को जब मिलाया तो कितना हो गया, 40%। तो इसको एलिगेशन से सोल्व कर सकते हो। 60 में से 40 गया तो कितना आ गया, 20, तो 40 में से 30 गया तो 10, ठीक है। तो एलिगेशन लगाएंगे तो 20 एक 10 एकम 10, तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, 2:1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एलिगेशन से सोल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आपको पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी बोलते हैं दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड को, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए होता है दोस्तों, रेटिनॉल होता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन के दोस्तों आपका होता है जो थायमिन, जो रक्त का थक्का जमाता है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 नीचे आ गया, ये रहा। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड खुफू पिरामिड है, ठीक है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड। आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा ये क्वेश्चन, देखिए CBT 2 का पेपर है, देखो कैसा था क्वेश्चन, जीके लेवल देख सकते हो आप, जीके का लेवल क्या है, ठीक है। तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, खुफू पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील सेलाइन सोडा, ठीक है, सेलाइन सोडा है दोस्तों ये, SALINE, सेलाइन सोडा। सेलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्डाना जिले में बनी थी। बुल्डाना जिला है कोई, तो ये दोस्तों लोनार झील है। कौन सी झील, लोनार लेक। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है दोस्तों। ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में है। और ये कैसे बनी थी, उल्कापात के प्रभाव से बनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका दे दिया, किससे दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री से दे दिया, ठीक है। 9 cos A प्लस 12 sin A इज इक्वल टू 15। तो कोट ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें क्या दिया है, जो साइन के साथ होता है ना दोस्तों, वो होता है आपका लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। जो कोस के साथ होता है वो आपका होता है बेस, आधार, ठीक है। और जो ये होता है, ये इसके इक्वल में है, ये आपका कर्ण है, ठीक है।
तो इसको मान सकते हो, हमें क्या निकालना है, कोट ए। कोट ए, कोट क्या होता है दोस्तों, लाल बटा कक्का लगाओ, तो साइन कोस टेन कोट, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है इसका, 12। लंब कितना है, सॉरी आधार 9 है, आधार कितना 9, लंब 12, तो 3 × 9, 3 × 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है। तो आप इसका अगर सीधा सोल्व करना है तो ऐसे होता है, जो साइन के साथ होता है उसको लंब बोलते हैं, कोस के साथ होता है बेस बोलते हैं आधार, और जो इक्वल में होता है कर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन गया आपका, 9 9 12 15 एक वो बन गया, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइंगल बन गया, कौन सा, समकोण बन गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या हो, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द में MIPS का अर्थ क्या होता है, MIPS, क्या MIPS क्या होता है दोस्तों, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्या MIPS का अर्थ क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 6 तथा उनका HCF 45 है, तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं हैं दोस्तों जिनका रेशो दिया है 2 3 6, ठीक है, और इनका HCF दिया है 45। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, आपको पता है जो HCF होता है ना, जैसे मैं अगर 4 12 और 16 का HCF निकालूं तो क्या आएगा, तो इसका इसका HCF क्या, ऐसी संख्या HCF क्या होती है, ऐसी संख्या होती है जिससे तीनों संख्या डिवाइड हो जाए, तो इनका HCF क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब जो ये HCF है ना, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो इसका मतलब जो HCF होता है ना, तीनों संख्याओं में निहित होता है। ठीक है, जो 45 है इसका मतलब इन तीनों संख्याओं में निहित है, 45 इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी। ठीक है, तो इनका योग ज्ञात करना है। योग क्या है, 6 3 9 और 2 11, तो 11 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, 11 5 55, 5 11 चौके 44 और 5 कितना होता है, 49, तो आंसर क्या आ जाएगा, 495। जो HCF होता है दोस्तों, HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है, जिससे वो तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं। ठीक है, जिससे वो तीनों संख्याएं, मतलब जिससे वो जितनी भी संख्याएं चाहे 2 3, वो डिवाइड हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि HCF इनमें निहित है। ठीक है, तो ये ऐसे निकाल के इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है, तो नर्व सेंटर किसे कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंप्यूटर का नर्व सेंटर कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पहले के चेरा डेंसिटी ने किन राज्यों पर वंश किया, जो चेरा वंश था, चेरा जो वंश था वो किसने कहाँ पर शासन किया था, उसने तमिलनाडु और केरला पर शासन किया था। कहाँ पर, तमिलनाडु और केरला पर शासन किया था। ठीक है, कहाँ पर शासन किया था, तमिलनाडु और केरला पर शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, a प्लस बी इज इक्वल टू 2c, c प्लस डी इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो ये देखना है इसमें कौन सा सही है। इसमें क्या करना है, सीधा सीधा दोस्तों इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, a प्लस बी, ये c प्लस डी इधर आ जाएगा, c प्लस डी इज इक्वल टू 2c प्लस 2a। ठीक है, तो c इधर चला जाएगा, a भी इधर चला जाएगा, तो रह क्या गया, b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, तो b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, दोनों इक्वेशनों को जोड़ दिया, बराबर के इधर वाले इधर जोड़ दिए, उधर वाले उधर जोड़ दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बंटन का माध्य, ठीक है, माध्य 10 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण जो गुणांक होता है ना दोस्तों, माध्य इंटू विचलन, माध्य को विचलन से गुणा कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, विचरण गुणांक। ये स्टेटिक्स का क्वेश्चन है, 50% आ जाएगा, ये परसेंटेज में भी व्यक्त करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, जो विचलन है, जो माध्य है उसको विचलन से गुणा कर दो, वो क्या होता है, विचरण गुणांक। ठीक है,
विचरण गुणांक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 50। तो स्टैटिक्स भी आपको पढ़ना है, देखो स्टैटिक्स के अभी 2 क्वेश्चन आ गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यदि P दर्शाता है प्लस को, Q दर्शाता है माइनस को, R दर्शाता है गुणा को, और S दर्शाता है भाग को, ठीक है। तो इसका आंसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो 10 के बाद क्या है, Q किसको दर्शाता है दोस्तों, माइनस को दर्शा रहा है, 5 आ गया। उसके बाद R किसको दर्शा रहा है, गुणा को, 27 आ गया। उसके बाद S दर्शा रहा है दोस्तों भाग को, भाग बटा 9, भाग को मैं बटा में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद P किसको दर्शा रहा है, प्लस को, प्लस 10। तो सबसे पहले ये 16 होगा भाग, 9 तिया 27, उसके बाद गुणा 16 होगा 15, 10 माइनस 15 प्लस 10, तो 10 और 10 20 में से 15 गया तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है, ठीक है? यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है, तो व्यक्ति की गति का बस की गति से अनुपात क्या है, ठीक है। एक बस कुछ दूरी निश्चित गति से तय कर रही है, यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है, 1/3 भाग उस दूरी का कितना, 1/3 भाग 3 गुना समय में तय कर रहा है, कितने गुना समय में, 3 गुना समय में तय कर रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति की गति का बस की गति से अनुपात क्या है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, देखिए 1/3 भाग कितने गुना समय में कर रहा है, 3 गुना, तो एक भाग कितने समय में तय करेगा, 9 गुना समय में तय करेगा। तो इनका जो टाइम का रेशो क्या होगा, कौन कौन सा बस किसका पूछा है, व्यक्ति की गति का बस की गति, तो पहले मैं पर्सन, मैन और ये बस, ठीक है। तो मैन कितना समय लगा रहा है, 9 गुना समय लगा रहा है, ठीक है। जबकि जो बस है कितना समय ले रही है, 1 गुना, बस 1 ले रही है तो मैन 9 गुना ले रहा है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस सेम होती है ना दोस्तों, तो जो टाइम है, टाइम का रेशो है स्पीड का उल्टा हो जाता है, सॉरी जो स्पीड है वो टाइम की उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 1:9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। ध्वनि के नाप की यूनिट सबको पता है डेसिबल, ठीक है। आपको पता है 85 डेसिबल जो है स्टैंडर्ड लिमिट है, इससे ज्यादा जो होता है उसको क्या माना गया है, उस पर रोक लगाई गई है, ठीक है। ये देखो क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में चेयर को S+1+n ये कुछ दिया है, कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा दोस्तों, तो मैं बाकी एक बार देख लेता हूँ। S+1+8 और हाइट, ये इजी है वैसे दोस्तों। इसमें क्या करना है आपको, बस जैसे चेयर को ये लिख दिया और हाइट को ये लिख दिया, डी, यहाँ पे डी देखो, डी को क्या लिखा है, डी को उसने 3 लिखा है, डी को हम 3 लिख देंगे। ई को क्या लिखा है, ई देखो कहाँ, ये रहा ई को 5 लिखा है, 5 लिख देंगे। ए को क्या लिखा है, ए को इसने लिखा है 1 लिख देंगे। तो कुछ है 351, तो मुझे यही आंसर लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर सी, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ईजी है, रीजनिंग है, ये कर सकते हो आप इसको। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। WW का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, सबको पता है ये तो CBT 2 में भी कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ ही होते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि इजी है पेपर, टफ है। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया, हम ज्ञात करें। पालम, पालम क्या है, दिल्ली का एयरपोर्ट है। जो दमदम है दोस्तों, ये कोलकाता का जो एयरपोर्ट है ना, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट दमदम जगह का नाम है, वो दमदम में स्थित है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट जो है पालम में स्थित है, ठीक है।
इंदिरा गांधी वाला नहीं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अलग है, पालम एयरपोर्ट अलग है, ठीक है। ऐसे ही जो कोलकाता का एयरपोर्ट है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, वो दमदम में स्थित है, ठीक है। तो ये दमदम कोलकाता आ जाएगा, कोलकाता का जो एयरपोर्ट है, ठीक है। तो एयरपोर्ट भी आपको याद रखने हैं, कौन सा कहाँ पे है। बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही कौन सा? ये बोल रहा है दो सीधी रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। दोस्तों जब उसने बोल दिया दो सीधी रेखाएं, जब रेखाएं जब सीधी हैं तो प्रतिच्छेद तो कर ही नहीं सकती, ये तो ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, कितना ही बढ़ा लो उसको। ये तो अपनी सीधी है तो सीधी जाएगी ना, तो प्रतिच्छेद तो करेगी नहीं, तो पहले वाला तो रोंग है। एक कोण की भुजा क्रम से अन्य कोण की भुजाओं के समांतर है तो दोनों कोण या तो बराबर या अनुपूरक होते हैं, ठीक है। अनुपूरक, अनुपूरक आपको पता है क्या होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री होता है ना 180 डिग्री वाला, तो अनुपूरक होते हैं, ये बताना आपको। देखो, एक कोण की भुजाएं, मान लो ये कोण है, इस कोण की भुजा ये और ये मान लो पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो बोल रहे हैं कि तो दोनों कोण या तो बराबर होंगे या अनुपूरक होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल हैं तो ये जो कोण है ये क्या होंगे, या तो बराबर होंगे या अनुपूरक होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा तभी होगा जब ये जो जो ट्राइंगल है ना, कौन सा ट्राइंगल होगा, ठीक है। ये जब आपका वो समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही है, ठीक है। सेकंड वाला जो सही है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है एक गलत है और दो सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके गलत और सही वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर 10, 9 की पावर 7, 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर निकालने हैं इसके दोस्तों। प्राइम फैक्टर क्या होता है दोस्तों, देखो 8 की पावर 10 को कैसे लिख सकते हैं, दो, दो की पावर 3 पावर 10, 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 पावर 7, 7 की पावर 8, तो 10 या 30, तो 2 की पावर कितनी होगी, 30 हो गई, इंटू 21 हो गई, 7 हो गई, ठीक है। जो प्राइम फैक्टर होते हैं ना दोस्तों, देखो 2, 3 और 7 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इनके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, इन तीनों को जोड़ दो, 30, 21 और 8, 9, 3 को 5, 59। व्हाट द हेल इज गोइंग, इसमें क्या हुआ, देखो दोबारा से देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 10 या 30, 3 या 9, हाँ 3 या, ओ सॉरी 3 या 9, 3 की पावर 2 आएगा, तो 7 दूनी 14। जो हमारा हेल हो रहा था यहीं पे हो रहा था, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 14 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30, 40, 40 और 52 हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है दोस्तों, इन जो इनके फैक्टर पहले प्राइम नंबर निकाल लेंगे हम, ठीक है। प्राइम में इसको बना लेंगे, उसके बाद जो इनका पावर है उसको ऐड कर दिया, ठीक है। प्राइम फैक्टर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में सत्य नडेला की जगह उस टाइम का दोस्तों, ये क्या था, करंट अफेयर था, ठीक है। तो सत्य नडेला की जगह किसने ली थी, स्टीव वालमर ने ली थी। अभी आप बताएं इस टाइम का हमारा जो इसका सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो कौन है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और संगत को चुनें। मतलब इसको वर्णमाला क्रम में लगाएं, पहले ई आएगा इसमें सबसे पहले, फिर एन आएगा, फिर पी आएगा, फिर यू आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जी आएगा, एच आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो मैं यहाँ तक ही लगाता हूँ। इसमें क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जी के बाद एच आ रहा है, ए के बाद बी, लेकिन ई के बाद एन आ रहा है, तो यही आपका गलत होगा, ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। ठीक है, तो स्तंभ है, उसकी छाया की लंबाई 24 मीटर क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ, मान लो दोस्तों ये स्तंभ है, ठीक है, ये वाला स्तंभ है। ठीक है, सूर्य, यहाँ पे सूरज था, इसका उन्नयन कोण पहले 30 था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बढ़ के 60 हो गया। ये जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं ना दोस्तों, तो एंगल बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 होगा, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो स्तंभ की लंबाई क्या है। ठीक है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है हमें, हाइट ज्ञात करनी है। तो इसको दोस्तों, आपने एक ज्योमेट्री अगर पढ़ी है आपने, तो उसमें क्या होता है, जो इसमें जो इंटरनल जो एंगल होता है ना, ये बाह्य एंगल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ना, इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होगा। तो जब ये 60 है, तो ये जब 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 मीटर कम हो जाती है, यहाँ पे दिया हुआ है ये जो लंबाई है 24 मीटर कम, ये 24 है। ठीक है, जब ये 30, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये भुजा और कौन सी भुजा, ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। ये भुजा और ये भुजा बराबर, जब ये 24 की है तो ये भी 24 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रमेय है दोस्तों। प्रमेय क्या होती है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, ये प्रमेय क्या होती है कि जो अंदर वाला जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल, वो बाहर के दोनों एंगलों के, बाहर के जो अपोजिट दोनों एंगलों के, उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, जब ये 60 का है तो 30 30, जब ये 24 की, जब ये एंगल बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी। जब ये 24 का है तो ये भी 24 की हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अपने को इजी हो गया। ठीक है, इजी क्या हो गया, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, आपको पता है 2a होता है। तो 2a की वैल्यू 24 है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, h निकालना है अपने को, h बाई ये क्या आएगा, जब ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है। ठीक है, तो 60 के सामने ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, √3 की हो जाएगी, h बाई √3। और तो इसके सामने क्या हो गया, ये आपकी होगी 24, 24 के नीचे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपके h आ जाएगी कितनी, 12√3। h कितनी आ जाएगी, 12√3। ठीक है, दोस्तों देखो मैंने क्या किया, जो h था, ये h, इसको इसके बटा में कर दिया। ठीक है, और ये जो है 24, 24 जो किसके बराबर है, 2a के बराबर। ठीक है, तो मैंने ये आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी, 12√3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 12√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो गायरोस्कोप दूसरा, जो हमारा कंप्यूटर का माउस होता है ना, जो हमारा कंप्यूटर का माउस होता है, उसमें गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार। अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर हमें नोबल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, उन्होंने उन्होंने जब ये डायनामाइट जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ना, उसमें डायनामाइट का यूज हुआ था। ठीक है, ये एक विस्फोटक है। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग मर गए उस युद्ध में, कितने लोगों की जान गई थी। ठीक है, तो ये बहुत दुखी हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैंने ये क्या चीज बना दी जिससे इतने लोग मर गए। तो इन्होंने क्या निश्चय किया कि इनकी जितनी भी संपत्ति है ना, वो इन्होंने एक ट्रस्ट को दे दी। वो ट्रस्ट क्या करता है, अब नोबेल पुरस्कार देता है, जो लोग साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इनकी एक कहानी थी, अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
ये कथन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ए और कारण, अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी। कथन है अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी। उसका कारण क्या था कि मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये तो सही है, अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं जो है नदियों के पास विकसित हुई हैं। जैसे आपकी जो कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई, सिंधु सभ्यता आपकी रावी नदी के किनारे विकसित हुई। तो अधिकांश सभ्यताएं नदियों के किनारे तो विकसित हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लोग वो इसलिए थोड़ी विकसित ना हुई कि वो पानी में ही कृषि करेंगे। जो व्यवसाय कृषि था, मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये भी सही है। लेकिन कथन कथन तो दोनों, कथन और कारण सही है, लेकिन जो कारण है कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो भाई नदियों के किनारे इसलिए विकसित नहीं हुई कि वो वहां पे कृषि करेंगे। ठीक है, तो कृषि तो जमीन पे भी करते थे वो लोग। ठीक है, तो ये सही तो दोनों है, लेकिन उसके जो कारण है वो कथन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, 49 क्वेश्चन है दोस्तों। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए? तो ग्रीगर जॉन मेंडल, सॉरी ये क्या कर दिया, ग्रीगर जॉन मेंडल ने दिए थे आनुवंशिकता के नियम, सबको पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है, तो ये किस किस से हैं? पुर्तगाल से हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, आप सभी को पता होगा पुर्तगाल से हैं। ठीक है, आप बताइए मुझे, मेसी और नेमार कौन से देश से हैं? नेमार और मेसी, लियोनेल मेसी और नेमार, मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं दोनों। वो कौन से देश से हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय फिल्म उद्योग के सेलुलोइड मैन, कौन से मैन? सेलुलोइड, लिख देता हूँ उसको, सेलुलोइड, सेलुलोइड मैन का नाम बताएं जिनकी मृत्यु हो गई थी उस समय पे। तो ये थे पी के नायर, पी के नायर, ये पी के नायर जी थे। ठीक है, पी के नायर हो गए थे ये। यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात, संपूरक कोण क्या होता है? जिनका योग 180 डिग्री हो। तो 13 और 5 18, 18 की वैल्यू 180 है, एक वैल्यू 10 है, तो दोनों में अंतर 13 और 5 8 का अंतर है, तो 8 बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी था दोस्तों। ये एल का अर्थ गुणा एम का अर्थ प्लस एन का अर्थ माइनस, तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने अभी लास्ट में कराया था, तो आप कर लेना, बहुत इजी है ये, ज्यादा टफ नहीं है। स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन से हैं? सुनील गावस्कर हैं स्टेट ड्राइव। आप मुझे बताएंगे कपिल देव जी की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, काफी फेमस पुस्तक है कपिल देव जी की, स्टेट ड्राइव, सुनील गावस्कर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो, ये क्वेश्चन आया रीजनिंग का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक परिवार में 6 पीढ़ियां हैं, ठीक है, 6 पीढ़ियां एक परिवार में। हालांकि परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। फैमिली में कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। ठीक है, मेंबर कितने हैं? 5, सदस्य कितने हैं? 5। परिवार के सदस्यों के नाम आदित्य, बावन, चारू, दीपा और वरुण है। ठीक है, उन लोगों के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां दी गई हैं। 4 एकमात्र अविवाहित संतान है, जिसके दादा दादी का निधन हो गया है, इनके दादा दादी का निधन हो गया है। दीपा विधवा है, जो विदुर वरुण की पत्रु है, पुत्री है, तो सॉरी, दीपा जो है विदुर वरुण की पुत्री है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ एक बार, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। दीपा जो है वरुण की पुत्री है। ठीक है, दीपा है वरुण, विधवा है, विदुर वरुण की पुत्री है। ठीक है, मान लो ये वरुण है, ठीक है, वरुण की पुत्री कौन है? दीपा। तो मैं जो गर्ल्स है ना उनको माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, दीपा विधवा वरुण की पुत्री है। परिवार का कोई भी सदस्य दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री नहीं है। ठीक है, गोद लिया, दत्तक मतलब गोद नहीं लिया है। ठीक है, ओनली 5 मेंबर है। ठीक है, एक पीढ़ी में परिवार का अधिकतम एक ही सदस्य है। ठीक है, हाँ, हमें ये भी मान लेते हैं कि एक पीढ़ी में परिवार का
एक पीढ़ी में एक ही सदस्य है। जैसे एक ही ये दो दो पीढ़ियां हो गई हैं, ठीक है, इनको पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप हो, आपके मम्मी आपके मम्मी पापा एक पीढ़ी है, आप और आपके भाई बहन दूसरी पीढ़ी है। ठीक है, उससे ऊपर जो आपके दादा दादी होती वो फर्स्ट पीढ़ी थे। ठीक है, ऐसे। तो बोले यदि हमें अभी इसको ना क्वेश्चन से ही सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन देख के ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हमें कुछ दिया नहीं है ज्यादा, इसलिए यदि आदित्य जो 52 का पोता है, आदित्य जो है 52 का पोता है, तो अंतिम पीढ़ी के पहले का सदस्य कौन है? ठीक है, तो जो आदित्य है 52 का क्या है, पोता है, तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य कौन है? तो पूछ रहा है अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य कौन है। ठीक है, देखो अगर मैं आदित्य को यहाँ पे रख देता हूँ, इसको मैं आदित्य रख देता हूँ, ये ए से आदित्य है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा मुझे, या इसको ऊपर कर लूँ थोड़ा। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे लेके आते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि आदित्य 52 का पोता है, ठीक है, ये कौन है? ये वरुण है, ये दीपा है, ये मैंने आदित्य बना लिया। ठीक है, ये आदित्य 52 का क्या है, पोता। तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य कौन है? तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य है। ठीक है, तो मान लो ये आदित्य है, तो इसके नीचे तो आ ही नहीं सकता, ये इसके नीचे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका पोता, ये तो 52 का पोता है ना। आदित्य जो है 52 का पोता है, अगर इसको नीचे लिखूंगा तो नीचे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे कोई बंदा आएगा, हमें नहीं पता। यहाँ पे आ गया 52, बी पर 52 लिख दिया मैंने। यदि आदित्य 52 का पोता है, तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य कौन है? ठीक है, टोटल कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर। तो ये जो दो हैं ये ऊपर चले जाएंगे, बी और डी। ठीक है, ये माइनस हो गया। ये वरुण है, ये दीपा है, ये 52 है। आदित्य जो 52 का पोता है, ठीक है, ये 52 का कोई लड़का होगा, लड़के का ये पोता हो गया ना 52। तो 52 का पोता है, तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य, तो कितनी पीढ़ियां होगी, 1 2 3 4 5, तो लास्ट में एक पीढ़ी रह गई। ठीक है, तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य कौन है? तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य कौन है? आदित्य ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आदित्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि आदित्य चारु का पिता है और 52 का पोता है, तो परिवार में कितने संभावित संयोजन विद्यमान है? ठीक है, क्या बोल रहा है, आदित्य जो है चारु का पिता और 52 का पोता है। ठीक है, तो परिवार में कितने संभावित संयोजन विद्यमान है? ठीक है, तो आदित्य चारु का पिता, तो चारु का जब पिता होगा आदित्य, तो चारु यहाँ पे आएगी, और 52 का पोता है, ये तो हमें पहले ही दे दिया था। तो परिवार में कितने संभावित संयोजन विद्यमान है? ठीक है, संयोजन क्या है, तो इसने दिया है 4 संयोजन। ठीक है, तो कितने संयोजन हो जाएंगे, 4 संयोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे देखना पड़ेगा इंग्लिश में संयोजन का मतलब क्या है, पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, संभावित संयोजन विद्यमान है, संयोजन क्या होता है दोस्तों, तो ये मैं एक बार इसको चेक करके आपको बताऊंगा संयोजन क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको देखूंगा क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हिंदी में कई बार समझ नहीं आता क्वेश्चन, तो ये इंग्लिश में देखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, यदि चारू के दादाजी जीवित होते, यदि चारू के दादाजी जीवित होते तो निश्चित रूप से किस पीढ़ी के सदस्य होते? देखते हैं चारू के दादाजी कौन सी पीढ़ी के हैं। ये चारू है, ये चारू के पिता, इसके दादाजी ये वाले, तो कौन सी पीढ़ी होती है, 2 3, तीसरी पीढ़ी होती है ना। तो पीढ़ी कौन सी लेंगे दोस्तों, तीसरी पीढ़ी नीचे से लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से।
है, इसमें दिया है वैसे भी इसने, अंतिम से दूसरी, ठीक है, अंतिम से दूसरी हो गई ना। तीसरी पीढ़ी का मतलब क्या है, ये अंतिम था, ये चारू है, ये आदित्य है, इसके दादाजी, तो अंतिम से कौन सी होगी, अंतिम से जब पूछ रहा है तो एक और दो, अंतिम से दूसरी होगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखो, कुछ कथन और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, तो सामान्य कथनों से भिन्न प्रतीत होता है, ठीक है। क्या दिया इसने, सभी आम सुनहरे रंग के हैं, सभी आम है वो क्या है, सुनहरे रंग के हैं, एस, सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं होती, तो कोई भी सुनहरी जो चीज है वो क्या नहीं है, सस्ती नहीं है, ठीक है, सस्ती नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है, सभी आम सस्ते हैं, सभी आम सस्ते हो सकते हैं कि जब जब यही सुनहरी चीज सस्ती नहीं है तो इसके जो अंदर है ये कैसा होगा, तो पहला गलत हो गया, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, सुनहरे रंग के जो आम है वो सस्ते नहीं है, ये सही हो गया ना, जो ये सुनहरे रंग के जो आम है ये सस्ते नहीं है, ठीक है, दूसरा सही हो गया, पहला गलत है दूसरा सही है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है, तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। देखो दोस्तों, ये साझेदारी का क्वेश्चन है, सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं, ठीक है, सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं, सुमन साक्षी से 5 गुना, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। कौन कौन से, सुमन, साक्षी और मयंक, ठीक है, इन्होंने कुछ पैसा लगाया है, तो बोल रहा है कि सुमन साक्षी से 5 गुना, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5, जब मयंक 5 लगा रहा है तो साक्षी कितना लगाएगी, 3, और सुमन साक्षी से कितना लगा रही है, 5 गुना लगा रही है, तो सुमन कितना लगाएगी, 15। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, कुल लाभ इतना हुआ, तो साक्षी का लाभ ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। जो इनके इसका रेशो होगा ना, क्या बोलते हैं, जो इन्होंने पैसा लगाया, पैसा लगाने का जो रेशो होगा वो इनके लाभ के बराबर होगा, तो 15 और 3 18 और 5 23, 23, जो 23 होगा वो 23,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 1,000 के बराबर। वो बोल रहा है कि साक्षी का भाग ज्ञात करें, साक्षी 3 है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 3,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पी एक काम को x दिनों में कर सकता है, उसने पूरे काम का 1/6 भाग को समाप्त किया, पी ने x दिनों में 1/6 काम किया पूरे काम का, ठीक है, और फिर क्यू ने, वो जो सेम पिछला क्वेश्चन था ना, जो मतलब अभी आया कुछ टाइम पहले आया था, फर्स्ट ही क्वेश्चन था उसमें, तो ऐसे ही है, और फिर क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया, क्यू ने कितना काम किया, बाकी काम कितना रह गया, 5/6 काम, क्यू ने 5/6 काम कितने दिनों में किया, 15 दिनों में, ठीक है, तो क्यू एक काम कितने दिनों में करेगा, ये उल्टा हो जाएगा उधर जाके, मतलब 15 × 6/5 हो जाएगा ना यार, तो ये कितना आ गया, 18 दिन आ गया, ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, 45/8, आधा भाग कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 45/8 दिनों में, तो एक पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, दो ऊपर चला जाएगा, 45/4, ठीक है, तो देखो पी प्लस क्यू पूरा काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 45/4 दिनों में, क्यू पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में, ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है हमें, तो 45 और 18 का एलसीएम 90 हो जाएगा, 45 दूनी 90, 4 दूनी 8, ठीक है, 18 पंजे 90, ठीक है, तो यहाँ से p निकल गया कितना, 3, तो p पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 90/3, क्योंकि p की एफिशिएंसी 3 है, मतलब 30 दिनों में, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, जब पूरा काम 30 दिनों में कर रहा है
तो हमारा x कितना था, 1/6 भाग। तो 1/6 भाग कितने दिनों में करेगा, ठीक है। 1/6 भाग कितने दिनों में करेगा, 6×5 30। क्या आंसर आ रहा है दोस्तों इसका, इसका आंसर 30 आ रहा है। देखना कहाँ पे गलती हो गई। ये एक काम को x दिनों में समाप्त कर सकता है, उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया, ठीक है। 1/6 भाग को समाप्त किया, जब पी एक काम को 30 दिनों में करो, ठीक है। तो क्यू ने अकेले बाकी काम कितना रह गया, 6 और 1, 6×6 और 1 5, 5/6, ठीक है। क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। 5/6 भाग को 15 दिनों में कर रहा है, एक भाग को कितने दिनों में करेगा, 15×6/5, ठीक है। 5×3 = 15, 6×3 = 18, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं। आधा भाग कितने दिनों में कर रहे हैं, 45/8 दिनों में। तो एक भाग मतलब पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 45/8 × 2 मतलब 45/4 दिनों में। पी प्लस क्यू कर रहे हैं 45/4 दिनों में, क्यू कर रहा है 18 दिनों में। एलसीएम ले लिया, 90 आ गया। 45 दूनी 90, 4 दूनी 8, 18×5 = 90। तो पी कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी आ रहा है, 42 आ रहा है आंसर। सॉरी, वो चूज किया गया, ठीक है। तो ये पी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो पी टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में करेगा, ठीक है। पी टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। तो बोल रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स मतलब, सॉरी, ये क्या था, पी एक काम को एक्स दिनों में कर सकता है। तो ये हमें 1/6 वाला नहीं निकालना, एक काम ही निकालना, तो 30 आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही कंफ्यूज हो गई, ठीक है, फालतू में। तो इसका आंसर 30 है, ठीक है। क्योंकि मैंने वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसी के अनुसार समझ लिया इसको, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हो जाता है ये। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। जीके से हमारा, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो पहले जो लोग उस समय की लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा महाजन थी। और ये कौन से क्षेत्र से थी, इंदौर से थी, ठीक है। अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन है लोकसभा अध्यक्ष। मैं तो उनको भूल गया हूँ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक एक वस्तु की विक्रय कीमत दुगनी कर देता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। बैंक एक वस्तु की कीमत दुगनी कर देता है तो लाभ कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। मान लो कॉस्ट प्राइस क्या है, वस्तु की एक्स है। सेलिंग प्राइस मान लो कितनी है, 100 है। ऐसे ही मान लेता हूँ मैं। अब बोल रहा है कि वस्तु की कीमत दुगनी कर देता है, ठीक है। अब इसने सेलिंग प्राइस को कितना कर दिया है, दुगना कर दिया, मतलब 200 कर दिया है, ठीक है। पहले लाभ कितना हो रहा था दोस्तों, 100 - x हो रहा था। अभी लाभ कितना हो रहा है, 200 में से 100, 100 हो रहा है। जब उसने कीमत दुगनी कर दी, जो सेलिंग प्राइस है दुगना कर दिया, तो लाभ कितना हो गया, 4 गुना। मतलब जो ये जो लाभ है ना, इसका 4 गुना है। जब इनको बराबर करेंगे तो इसको 4 गुना करना पड़ेगा बराबर करने के लिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे 400 - 4x बराबर 100। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 300/4। यही आ गया ना। तो ये कितना आ गया, ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस आ गया 300/4। तो बोल रहा है कि मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये मूल लाभ प्रतिशत मतलब ये जो पहले वाला लाभ था, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ कितना हो रहा है, 100 - x। तो बोल रहा है
ठीक है, इसमें क्या हुआ, सही हो गया ना, ये 4x इधर गया और ये इधर आया 300, कट रहा है क्या? 4 7 28, तो हाँ आ गया ना, 75 आ गया। ठीक है, तो ये 75 आ गया, ये हमारा 75 हो गया सीपी। तो यहाँ पे लाभ कितने का हुआ, 25 का हुआ लाभ। लाभ कितने का हुआ, 25 का हुआ ना, कितने पे, 75 पे। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया दोस्तों, 25 या 75, 100/3%। ठीक है, ये बराबर कितना आ गया, 25 या 75। ठीक है, तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मूल लाभ प्रतिशत तो यही होगा यार। ठीक है, एक बार इसको और देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। तो लाभ 4 गुना हो जाता है, ये जो लाभ है, पहले लाभ कितना हो रहा था, 100 माइनस एक्स का हो रहा था, कीमत दुगनी कर दी, 100 की 200 कर दी। यहाँ पे लाभ कितना आ रहा है, 100। ये जो लाभ है 4 गुना हो गया पहले वाले लाभ का। जब इनको बराबर करेंगे तो इसको मुझे 4 गुना करना पड़ेगा। तो 400 माइनस 4x बराबर 100, तो x बराबर 300/4। तो इसको काट सकते हैं, 4 7 28 और 2 4 5 20 आ गया, 20 आ गया। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 73 आएगी ना, 75 आ गई। ठीक है, तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए विक्रय कीमत बढ़ाने से पहले। तो एसपी कितना है, 100, सीपी कितना है, 75। ठीक है, लाभ कितना हुआ, 25 का। और लाभ किस पर निकालते हैं दोस्तों, लाभ इसी पे, सीपी पे ही निकलता है ना, कॉस्ट प्राइस पे। 25/75, 100, 25/75, 100/3 आ रहा है यार। देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेरा तो 100/3 आ रहा है। तो इसका आंसर दिया है इसने, 50% दिया है, देखना कैसे आया ये, नहीं तो मैं इसको दोबारा बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी। तो लियू यांग थी। ठीक है, पहली चीनी महिला कौन थी, लियू यांग। ठीक है, चाइना वाले थे ये, रोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी और की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो इनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, सुनीता और शीला। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, बड़ी बड़ी कौन सी होगी, सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 है, तो बड़ी सुनीता होगी। तो 4 इसकी थी, शीला की 1 थी। कब, 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, 4 गुनी थी। ठीक, तो और इनकी आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष। दोस्तों 9 वर्ष पहले इनकी आयु का इनकी अभी जो वर्तमान में इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। तो 9 वर्ष पहले निकालो, चाहे 10 वर्ष बाद में निकालो, चाहे 9 वर्ष बाद निकालो, तो आयु का अंतर तो हमेशा सेम ही रहता है ना। देखो, अगर आपका भाई, ठीक है, या आपकी बहन आपसे अभी 6 वर्ष बड़ी है, तो अभी अभी मान लो 6 वर्ष बड़ी है, तो 9 वर्ष पहले कितनी बड़ी थी, 6 वर्ष बड़ी थी। ये 9 वर्ष बाद कितनी बड़ी हो जाएगी, 6 वर्ष बड़ी रहेगी ना। तो हम दोनों में, आप दोनों में आयु का अंतर तो सेम ही रहेगा। तो 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर। अंतर कितना था, 4 1 3 बराबर। ठीक है, 1 4 आ गया, 4 चौके 16 और 4। ठीक है, बोल रहा है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु थी 16 और 4, तो वर्तमान आयु कितनी होगी, 25। 9 जोड़ दोगे, 16 और 9 25 और 13। ठीक है, 25 और 13 होगी, तो ऑप्शन कौन सा है, 25 और 13, तो यही दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये ध्यान है, बस ये ध्यान रखना है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, जो आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, चाहे 10 वर्ष पहले जाओ, 20 वर्ष 50 वर्ष, चाहे कितने ही लग जाएंगे। अगर मैं आपसे अभी 10 वर्ष बड़ा हूं ना, तो 10 साल बाद भी 10 वर्ष बड़ा ही रहूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित विकल्पों में से डिफरेंट देखना है कौन सा है, ऑटो रिक्शा, कार, वैन, टैक्सी।
देखो कार वैन और टैक्सी के लिए पेट्रोल डीजल कुछ तो चाहिए ना। ऑटो रिक्शा तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ऑटो रिक्शा आपका पैरों से भी चला सकते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, बिना उसके ऑयल के भी चला सकते हैं, ऑटो रिक्शा होता है। ठीक है, लेकिन सॉरी, ये इसमें ये भी लगा सकते हैं, ऑटो रिक्शा एक अलग कैटेगरी होगी रिक्शा की, ठीक है, लेकिन ये कार वैन और टैक्सी तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, किसी एक चीज को डिफाइन कर रही हैं। लेकिन जो ऑटो रिक्शा हो गया ना, वो सब कैटेगरी हो गया, रिक्शा की कैटेगरी हो गया सब। तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। एक तो भाई रिक्शा, जैसे एक तो कार होगी, एक वैन होगी, एक टैक्सी होगी, एक रिक्शा हो गया। लेकिन ऑटो रिक्शा तो रिक्शा की भी कैटेगरी हो गया, ये तो सबसे अलग हो गया ना। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एफ एच एफ चीन के एलिमेंट हैफनियम का नाम, ठीक है, कहाँ से लिया गया था? ये कोपनहेगन से लिया गया था, ठीक है। तो ये आपको साइंस का क्वेश्चन था दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के बाद तुरंत बाद गोवा किसका राज्य था? आपको पता है पुर्तगालियों का राज्य था। गोवा आजाद हुआ था 1961 में, आजाद हुआ था पुर्तगालियों से, ठीक है। कब आजाद हुआ था? 61 में आजाद हुआ था, 30 दिसंबर 1961, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 30 दिसंबर को। पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, ठीक है, गोवा। तो भारत तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में आजाद हुआ, ठीक है, पुर्तगालियों से। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से मैचिंग युग्म ज्ञात करिए, ठीक है। 9, ठीक है, 9 या 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये क्यूब है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये स्क्वायर है, देखो, 9 और 27, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो कुछ है ऐसा कोई, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये तो 2 का बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 गुना 6 इसको देखो, ये 9 का स्क्वायर है 81, ये 9 का क्यूब है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 9 9 81, और इसको क्यूब करेंगे तो 729 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 बराबर 0, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो, ठीक है। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1 बराबर 0, अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 चौके 16, 4 ही आएगा ना। हाँ, x से डिवाइड के 4, 4 चौके 16 में से 2 गए तो 14, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा? ये क्यों निकाल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया है और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिया है, इसलिए, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है? ए क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64, माइनस 3 के मतलब 12, 4 में से 2 गए 2, 6 में से गया 5, 52, ठीक है। तो अब इसको निकालते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना? 52, बटा में कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मतलब 14, तो इसको निकालेंगे 26/7, आंसर क्या आ जाएगा? 26/7, ठीक है। तो ये आंसर था आपका। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा ये। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस वाहनों के रियर व्यू, ठीक है, बस केवल यही है रियर व्यू में। और जो फ्रंट मिरर, जो फ्रंट होता है ना, जो फ्रंट का मिरर, उसमें आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है। जो हेडलाइट होती है उसमें कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, अवतल दर्पण होता है। सेविंग वाली क्रीम में अवतल दर्पण होता है, ठीक है, सेविंग वाला जो मिरर होता है। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से
किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर बर्फ में थोड़ा सा नमक डाल दोगे ना तो पिघल जाएगी बहुत जल्दी। तो सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है नमक का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दी गई तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी, तीसरी की 2 गुनी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की तिगुनी तथा तीसरी की 2 गुनी है। तो दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है और दूसरी की 2 गुनी है। मानो ये 1 है तो ये 2 होगी, ठीक है। अब जो दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, ठीक है, ये दूसरी संख्या है पहली की क्या है? 3 गुनी। पहली की कितनी है? 3 गुनी है। तो ये कितनी हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। इसको 3 गुना करेंगे तो तभी 2 आएगा ना, ठीक है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो इनका पहले योग ज्ञात करते हैं, कितना है? 3 2 1 3, 2/3 + 3 कितना होता है? 11/3। इनका योग तो 11/3 है। अगर औसत निकालेंगे तो क्या आएगा? कितनी संख्या है? 3, 11/9 हो जाएगा औसत। 11/9 बराबर है किसका? 77 के। 7 से कट गया तो 1 बराबर होगा 63 के। तो पूछ रहा दूसरी संख्या का मान, मतलब ये इसका डबल कर दो, 2 3 6, 2 6 12, 126 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? 4 शब्दों में एक शब्द एक वर्ग क्लास है जिससे अन्य 3 सदस्य संबंधित हैं। वर्ग समूह को पहचाने, ठीक है। डिफरेंट को बताना, डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। नीलम, माणिक, पन्ना और रत्न, ठीक है। नीलम, माणिक, पन्ना और क्या है? तीनों रत्न है, ठीक है। तो रत्न सबसे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इंग्लिश आ गई, रीजनिंग में इंग्लिश डाल दी उन्होंने, सिनोनिम्स। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब क्या होता है? टेस्टी। मतलब डिलीशियस टेस्ट से संबंधित है। तो मेलोडियस किससे संबंधित है? वो इस बोलते हैं ना, कितनी मेलोडियस आवाज है, आवाज है, सॉरी, कितनी मेलोडियस, कितनी सुंदर आवाज है, ठीक है। तो ये मेलोडियस हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो 3 की पावर x, 4 की पावर y बराबर 12 की पावर -z, ठीक है, ये दिया है। तो 3x प्लस 3/x प्लस 3/y प्लस 3/z का मान ज्ञात करो, ठीक है। दोस्तों ये तीनों संख्याएं तभी बराबर हो सकती हैं जब x बराबर y बराबर z बराबर कितना हो? 0 हो। क्योंकि ये तीनों संख्याएं तभी बराबर हो पाएंगी जब इनका मान क्या हो? 1 हो। जब 3 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 4 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 12 की पावर z करेंगे, ठीक है, या 1/12 की पावर z करेंगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे 3/x 0, 3/y 0, 3/z 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। ये क्या हुआ? ये जूम ज्यादा हो गया, एक मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? मूलधन की गणना करें। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए और 7 वर्ष में 1500 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात करना है। देखो 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 1200,
और 7 वर्ष में कितनी हो रही है? 1500। तो 3 वर्ष में 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 300 रुपये हो गया। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 3 वर्ष 300। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 100 रुपये। क्योंकि जो साधारण ब्याज जो होता है ना दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, हर वर्ष सेम रहता है, आपको पता होगा। ठीक है, जब 3 वर्ष का ब्याज 300 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 100। ठीक है, तो रेट कैसे निकालते हैं? ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटा प्रिंसिपल 1200। यहाँ पे तो प्रिंसिपल 1200 ही है ना हमारे लिए, इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 100/12। ठीक है, क्या ज्ञात करना? मूलधन ज्ञात करना है ना। तो हमें रेट तो निकालनी नहीं है, रेट तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 वर्ष में 1200 हो रही है। ठीक है, और 1 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है? 400। सॉरी, ठीक है, ये रेट नहीं निकालनी हमें। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 400। और 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज कितना है? 4 वर्ष में धनराशि कितनी कितनी हो रही है? 1200 हो रही है। तो इसका मतलब 4 वर्ष का ब्याज कितना था? 400। तो इसके मतलब धनराशि कितनी थी? 800 रुपये हुई थी ना। 800 रुपये मूलधन, मतलब धनराशि कितनी थी? 800। तभी तो 4 वर्ष में 1200 होगी। ठीक है, तो मूलधन कितना आ जाएगा? 800। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 है। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको कर लेना। ये गुणा भाग करना है बस। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना है। ठीक है, कर लेना, इजी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश को किससे स्वतंत्रता मिली थी? बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, याद रखना, पूर्वी पाकिस्तान था ये। 1971 में स्वतंत्रता मिली थी, भारत ने दिलाई थी, जो कारगिल का युद्ध हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सांस के एक साथ सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। ठीक है, क्यों बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। ठीक है, हाँ, तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है। जो दोस्तों, हमारा जो श्वसन करते हैं ना, श्वसन में क्या होती है? जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या करती है? रिएक्शन करती है और HbO2 बनाती है। ठीक है, लेकिन जो CO होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज्यादा रिएक्शन करती है हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक है। तो यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दो संख्याओं का HCF 23 है। दो संख्याओं का HCF कितना है? 23 है, और उनका एलसीएम 1035 है। ठीक है, उनमें एक संख्या 207 तथा दूसरी संख्या x है। ठीक है, तो आपको पता है HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF कितना है? 23। एलसीएम कितना है? 1035। और दूसरी एक संख्या कितनी है? 207। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी, दूसरी संख्या x है। ठीक है, पहले दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, क्या आएगी? कट पिट जाएगा कुछ, कटेगा क्या? 5 से 35, ये 5 से ही कट गया। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 115 आ गई। दूसरी संख्या का x/23 ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या का 23 है, तो 5 आ जाएगा। पानी की डेंसिटी कितनी होती है दोस्तों? पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलो घन मीटर। ठीक है, 1000 किलो घन मीटर होती है पानी की डेंसिटी। देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया? तो तिरुपुर कुमारन ने किया। ठीक है, किसने किया? तिरुपुर कुमारन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों नहीं नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर देखो 1:1। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर सी दिया है। ठीक है, तो इसने क्या लिखा है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो इसमें मैच नहीं करती है। ठीक है, ये पूछ रहा है ये, तो ये हमें देखना है कौन सी है। तो ये एक बार देख लेना इसको, क्वेश्चन को क्या है। ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश में देखना पड़ेगा क्या पूछना चाह रहा है ये, क्योंकि इसने बोला दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ये एक बार देखना पड़ेगा इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल के 500 छात्रों में 504 छात्र हैं दोस्तों, टोटल विद्यार्थी हैं, छात्र नहीं विद्यार्थी। ठीक है, 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 11:13 है। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 11:13 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 और 13 कितना होता है, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24 की वैल्यू 504 है। तो एक आ जाएगा 24 दूनी 48, 2 24 1 24, 1 बराबर 21 क्या आ गया। तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 23, 231। और 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 127। अब बोला 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया गया। लड़कियों और लड़कों का अनुपात है ये, लड़कियों और लड़कों का अनुपात। ठीक है, ये गर्ल्स हैं दोस्तों, ये वाली, ये बॉयज हैं। ये इसने दिया ना लड़कियों और लड़कों का अनुपात, 12 और लड़कियों को दिया गया प्रवेश, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 243 और 273। तो नया अनुपात क्या होगा, तो इसका रेशो निकाल लो दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3 3, 3 हम 27, 3 एकम 3। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सबसे पहला प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरला में स्थित है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा है। ठीक है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण, ब्लड का शुद्धिकरण डायलिसिस होता है ना, किसका होता है, किडनी का होता है ना, गुर्दों का, किडनी वृक्क गुर्दे। ठीक है, दो होते हैं, दो ही किडनियां होती हैं हमारे पास, ज्यादा होती तो अच्छा रहता, एक दो किडनी भेज देते। मेकिंग इंडिया ओशम पुस्तिका के लेखक कौन है, मेकिंग इंडिया ओशम पुस्तिका के लेखक कौन है, ये चेतन भगत जी हैं। ठीक है, चेतन भगत। ठीक है, ये भगत जी हैं हमारे, मेकिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ये प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, ये सब इजी है, कर लेना, तो मैं करा ही देता हूँ यार, आप बोलोगे सारे क्वेश्चन तो छुड़वा दिए। देखो 15 + 16, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। तुम यार इंटेलिजेंट तो कर लेते हो क्वेश्चन। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ भाई प्लस है, 16 माइनस ये क्या है, अबे ये क्या है भाई, भाग है क्या, पता नहीं क्या है ये, माइनस ही होगा, देखते हैं एक बार माइनस। और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। सबसे पहले ये सोल्व होगा, 15 × 15 225, 225 में 15 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20 30 40, 240। और ये कितना हो गया, 31 हो गया। अबे ये क्या कर दिया मैंने, ये पता नहीं, शायद मुझे लग रहा है भाग था ये। ठीक है, ये दिख नहीं रहा दोस्तों, तो ये देख लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर तो कुछ और ही आ रहा है। नेत्राणी द्वीप कहाँ पर स्थित है, नेत्राणी द्वीप दोस्तों कहाँ पे स्थित है, नेत्राणी द्वीप दोस्तों स्थित है आपका कर्नाटका में स्थित है। ठीक है,
इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी ने ना गलत माना था इसको, ठीक है। तो नेत्राणी द्वीप दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, याद रखना है। नेत्राणी द्वीप कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। नेत्राणी द्वीप कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? शक्कर, शुगर जो है उसमें पानी मिला दिया, ठीक है। पानी जो होता है दोस्तों विलायक होता है, जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और जो शक्कर होगी वो क्या होगा? विलेय होगा, जिसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट, तो घुला हुआ पदार्थ, सोल्यूट, ठीक है। तो शक्कर क्या है? विलेय है। इसके गुणनखंड निकालने हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। गुणनखंड कैसे निकालना है? इसको गुणा ऐसे करो, 2 दूनी 4, 4। तो ऐसी संख्या निकालनी है जिसका गुणा करने पर 4 आए और घटाने या जोड़ने पर -5 आए। -4 और -1 हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी? -4 और -1। अब इसके चिन्ह बदल देते हैं हम, क्या करेंगे? 4, ये 2 इसको डिवाइड कर देंगे, 2 मतलब 2 कितना आ गया? 1/2, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड तो क्या हो जाएगा? x-2 हो जाएगा, और एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x-1/2 हो जाएगा। तो एक गुणनखंड क्या हो गया? x-2। कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो घोंगा, तो घोंगा मोलस्का से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्त करता, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? नहीं, ओ को तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ना, सभी को ब्लड दे सकता है ना, ए भी सभी से ले सकता है, ठीक है। ये तो गलत हो गया। ओ प्रकार के रक्त में कोई भी एंटीजन नहीं होता, ओ प्रकार के रक्त में एंटीजन नहीं होता कोई भी, तो ये सही है, ठीक है। ये गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। एंटीजन नहीं होता है ओ में, ठीक है, तभी तो सभी को ब्लड दे सकता है। अगर कोई एंटीजन होता है इसमें तो ब्लड दे ही नहीं पाता किसी को ये, ठीक है। ओनली ओ को ही ब्लड दे पाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी है। एक त्रिभुज के, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आगे ये एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 7 है। तो 7 3 10 और 2 12, 12 की वैल्यू 180 के बराबर होगी। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण 7 और 5, 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 180/12 इंटू 5, ठीक, सॉरी अनुपात ज्ञात करना है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 12 का 12 6 15 के, तो सबसे छोटे 30 हो गया, सबसे बड़ा हो गया 15 से 105 हो गया, ठीक है। इनका रेशो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3 2 5 और 7 12, ठीक है। 12 बराबर 180 हो गया, तो 12 का 12 6, 12 × 60, एक की वैल्यू 15 होगी, तो 15 दूनी, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का, अरे यार, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के योग, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण का योग कितना हो गया? 135 हो गया, सॉरी, ठीक है। योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात करो, सबसे छोटा कोण कितना हो गया? 30 हो गया, तो ये कट जाएगा किससे? 15 से कट जाएगा, 15 नंबर 135, 15 9/2 आ जाएगा। इस भारतीय शहर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी, जयपुर को कहा जाता है। आपको पता है, जयपुर गए होंगे तो सभी वहाँ पे जो जितनी भी दुकानें हैं, ठीक है, जितने भी दुकानें वहाँ पे पिंक कलर से
पेंट किया हुआ है वहां पे, ठीक है, इसलिए इसको पिंक सिटी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखो देखो क्या है। अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिके। यदि वह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता? ठीक है, अंकित कीमत पर 40% छूट, मान लो ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस मान लो 100 है, 40% छूट देने पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देने पर जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बेची। 20% लाभ, 20% लाभ मतलब मान लो सीपी 100 है तो 20% लाभ से 120 हो जाएगा, ठीक है, 20% लाभ से 120 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 120 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20% लाभ पर 600 रुपये में बेचे, तो 120 की वैल्यू कितनी है? 600। एक बराबर कितना है? 5। तो बोला है अंकित कीमत पर ही बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता? अंकित कीमत मतलब 1000, और ये कितना है? 500। तो लाभ कितना होता अगर इस पे ही बेचते मार्क प्राइस पे? तो लाभ कितना प्रतिशत होता? 500 का लाभ होता। जब 500 पर 500 का लाभ हो रहा है तो कितने परसेंट हो गया? 100% लाभ हो गया ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 100%, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा CBT2 का लेवल कितना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेट था, फर्स्ट RRB CBT 2016, 18 अप्रैल, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का CBT2 का पेपर था। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है, आपको समझ आया होगा, आपको लेवल का पता लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट जो पेपर है सेकंड शिफ्ट का वो सोल्व कराऊँ आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दें, और जिन क्वेश्चनों के आंसर मैंने पूछे थे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो जो सबसे बढ़िया कमेंट होगा उसको मैं चूज करूंगा और उसके नाम को यहाँ पे शो करूंगा, ठीक है। तो वो भी आप बताएं। तो आप अगर NTPC की तैयारी कर रहे हैं RRB, तो आप CBT2 की तैयारी भी साथ साथ करते रहें। किसी के भरोसे मत बैठें कि RRB NTPC पहले प्री की तैयारी करेंगे, CBT2 की तैयारी बाद में करेंगे, ऐसा मत करें, ठीक है। क्योंकि CBT2 का लेवल काफ़ी हाई होने वाला है इस बार, क्योंकि ये CBT2 2016 का एग्जाम है, तो अभी हो गया 20, ठीक है, 2020, 4 साल का गैप हो गया, तो अभी लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सोल्व करने जरूरी है हमें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।